हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो चलिए, मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आ गए हैं। छोटा सा लेक्चर रहेगा, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। बच्चों, ये इक्विलिब्रियम वर्ड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सोचो जरा। आप खुद सोचो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पे ये चैप्टर में बात करूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में है ऐसा माना जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इन मैकेनिक्स रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। देखो, कोई फोर्स नहीं लगना और नेट फोर्स जीरो होना, दोनों में अंतर होता है। अगर हम अर्थ के ऊपर है तो मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नहीं भाई साहब, एमजी तो अपने आप आ ही जाएगा। बाय डिफॉल्ट एमजी चिपक जाएगा, है ना। एमजी तो चिपकेगा ही चिपकेगा, क्योंकि भाई उसके पास मास होगा। तो मास है तो एमजी तो लगने ही वाला है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, चाहे मेरे सामने पड़ा टेबल है, चाहे आपके घर में पड़ा टेबल है, चाहे आपके घर में टेबल के ऊपर पड़ा 100 पीस है, चाहे आपके घर में दीवार के ऊपर लटकी वॉल के ऊपर लटकी वो वॉल क्लॉक है, चाहे कुछ भी है, कहीं पे भी देख लो आप। आपके घर में नजर दौड़ाओ, आपके रूम में जहां पे बैठे हो, आपको ऐसी हजारों चीजें मिल जाएगी कि जो वहां पे वहीं की वहीं पड़ी है ना। सीधी सी बात है। और उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट एमजी है। ऐसा नहीं है कि एमजी नहीं लग रहा है, एमजी है। जिस चीज को आप यहां पे स्टेडी देख रहे हो, अगर वही चीज को आप अगर वहां से खिड़की से बाहर ऐसे छोड़ दो, वो कहां जाएगी? नीचे जाएगी। मतलब कि उसके ऊपर एमजी तो लग ही रहा है, लेकिन जहां पे वो लटका हुआ है या फिर टेबल के ऊपर जो चीज रखी हुई है वो टेबल के ऊपर स्टेडी है, क्योंकि भाई उसके ऊपर एमजी जीरो नहीं है। एमजी तो है, लेकिन उसके ऊपर उस टाइम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि तो भाई वो जो 100 पीस आपके घर के टेबल के ऊपर जो पड़ा है, वो 100 पीस स्टेडी है, इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। वही तो हमें एनएलएम वन भी बोल गया, है ना। एनएलएम वन ने हमें क्या बताया था? यही तो चीज बताई थी कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है वही कंडीशन में रहेगा। सीधी सी बात है ना। समझ में आया कुछ मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि भाई अर्थ के ऊपर अगर हम रहते हैं तो ऐसे केस में अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स जीरो होना, मतलब कि सारे फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगना, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। एमजी अपने आप आ ही जाएगा। आप चाहे घर के अंदर बैठो या घर के बाहर बैठो, एमजी अपने आप लग ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में ऐसा एक ऑब्जेक्ट भी है जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। भाई सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, सभी का खुद का मास है। आप बोलोगे सर छोटी पेन के ऊपर थोड़ी ना लगेगा। एग्जाम्पल देता हूं, आपके हाथ में जो पेन है ना, उसको आप हवा में अद्दर करके छोड़ दो, किसी हाइट पे से छोड़ दो, तो क्या वो नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर एमजी लग रहा है ना। लेकिन वही पेन को अगर आप टेबल के ऊपर रखोगे या फिर अपने हाथ के अंदर ऐसे रखो, हाथ के ऊपर रखो, क्या वो स्टेडी रहेगी वहां पे? हाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो ऐसी अवस्था में है जहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर जो लग रहा है, मतलब कि एमजी जो लग रहा है, उसको अपोज करने वाला कोई और है कि जो उसके असर को कैंसिल कर रहा है ना। तो इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में ऐसा बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना, है ना। समझना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना ये नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है कुछ? या सुनो, इसीलिए शायद हमने जो टेबल के ऊपर चीज रखी है वो आज भी वहीं पे दिखेगी, पूरे दिन वहीं पे दिखेगी। जब तक आप नहीं उठाओगे तब तक वो वहीं की वहीं दिखेगी, है ना। हमारे घर में जो हम यहाँ पे फर्नीचर वगैरह करवाते हो, फर्नीचर वहीं का वहीं रहता है ना। जितने साल तक वही घर में रहते हो तब तक सारे फर्नीचर वहीं के वहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या कोई फोर्स नहीं है? नहीं है, फोर्स तो है, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो वो होगी उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट। वो सारे इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उनके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है ना। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो ये अल्टीमेटली बोला जाए तो ये एनएलएम वन ही हो जाएगा, क्योंकि एनएलएम वन भी तो यही बोलता था, है ना। तो इसीलिए हमने इसको जोड़ेंगे एनएलएम वन के साथ ही, और वही पॉइंट को वहां पे डिस्कस भी करने वाले हैं जो एनएलएम वन में यहाँ पे वहां पे हमने देखा था, वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, दिस मीन्स दैट द पार्टिकल इज आइदर एट द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो इसका मतलब यही निकल सकता है किसी के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है
तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द NLM1 यही निकाल सकते हैं कि या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है या तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है ना। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कहीं ना कहीं ये निकल के आता है, आइदर इट इज इन द रेस्ट कंडीशन और इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में बोले तो उसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में लगता हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन में लगता हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन में लगता हो, है ना। जितने भी फोर्स लगेंगे, कोई फोर्स ऐसा भी होगा कि जो एंगल पे लगेगा तो उसके जो दो कंपोनेंट निकलेंगे ना, एक्स और वाई वाले, वो सारे कंपोनेंट भी मिला जुला के देखोगे तो नेट जीरो निकलने चाहिए, है ना। तो यही होता है किसी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब। और अगर इसको NLM1 के साथ जोड़ दे तो उसको अगर जैसे NLM1 के साथ जोड़ दे तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई इसका मतलब ये होता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या फिर जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, आइदर वो रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन करता होना चाहिए। सीधी सी बात है ना। यही तो होता है पॉइंट NLM1 का। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल को समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे एज फॉर द एग्जांपल, यहाँ पे मान लो कि दो फोर्स दिए गए हो, मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है या फिर एक पार्टिकल है जिसको ये डायरेक्शन में F1 लग रहा है एंड ये डायरेक्शन में F2 लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। मैंने बोला कि भाई ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन वाली कंडीशन में होगा। मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई वो रेस्ट कंडीशन में है, वो रेस्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई चलो रेस्ट कंडीशन में मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो है ना। उससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बड़ा पॉइंट ये होता है कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ होगा। चलो इतना तो समझ में आया कि भाई उसके रेस्ट कंडीशन है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब कि जो फोर्स यहां से लग रहा है, जितना फोर्स यहां से लग रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन का होगा, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब यही निकल के आता है कि भाई अल्टीमेटली नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो। जैसे कि ये दोनों फोर्स देखो, ये रिजल्ट कैसे लिखा मैंने, तो भाई ये रिजल्ट लिखना NLM1 से बहुत ही आसान है। ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। कहां से लिखा, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो। इसको लगाओ, इसको जोड़ो NLM1 से, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे NLM1 से। मुझे बोला कि भाई ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम द NLM1 मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि भाई नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ये ऑब्जेक्ट के ऊपर या ये पार्टिकल के ऊपर जीरो है। मतलब कि ये जो F1 है वो F2 के बराबर होगा, है ना। यही तो होता है, F1 है वो F2 के बराबर होगा। ठीक है, यही तो होता है इसका मतलब, है ना। लेकिन ये बात करेंगे हम मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को अपोज करते नजर आने चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, F1, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड वाइज F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 होना चाहिए, मतलब कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये जो F1 है अगर ये डायरेक्शन में लग रहा है तो F2 उतने ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो दो फोर्स की बात होगी। मान लो बच्चों किसी एक पार्टिकल के ऊपर आपको यहां पे तीन फोर्स दिए गए हो, जैसे कि ये वाला केस देखो, यहां पे मान लो कि ये पार्टिकल है, इसके ऊपर F3 ये डायरेक्शन में लग रहा है, F1 ये डायरेक्शन में लग रहा है एंड F2 ये डायरेक्शन में लग रहा है। अभी यहां पे कैसे इसको इक्विलिब्रियम में देखें, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट हो गया, है ना। ये तो समझ में आ सकता है कि F1 इज इक्वल टू F2, ये समझ सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम सॉरी अपोजिट होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो छोटा सा पार्टिकल है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ना। लेकिन अगर ऐसे तीन फोर्स दिए गए हो और उसमें भी रद्दी केस दिया गया हो कि जहां पे देखो F1 को एक अलग एंगल पे, लेट्स से कि ये एंगल है अल्फा और F2 लग रहा है लेट्स से ये एंगल है बीटा, ठीक है। तो ऐसे केस में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे केस में करना क्या पड़ेगा, या तो आप ये F1 को रिजोल्व करो, F1 को रिजोल्व करो एंड F2 को भी रिजोल्व करो और x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में उसको लेके आओ, या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करो, आप, मैंने बोला कि भाई ये पॉइंट जो भी है या फिर ये जो पार्टिकल है छोटा सा वो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स, नेट फोर्स, सारे फोर्स का एडिशन जीरो होगा। जैसे कि यहां पे हम इसको लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होना चाहिए, जीरो। इन सब का
रिजल्टेंट जीरो निकल जाए। F1 F2 एंड F3 इन तीनों का एडिशन अगर करो, वेक्टर एडिशन करो, तो वो क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये होता है कि भाई इन सबके x कंपोनेंट का एडिशन भी जीरो होना चाहिए, y कंपोनेंट के एडिशन का भी एडिशन भी जीरो होना चाहिए, एंड z कंपोनेंट का एडिशन भी जीरो होना चाहिए, है ना? क्लियर सी बात है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? आप यहां पे सभी को एक्स वाई जेड में रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये है कि भाई आप इन सबको रिजोल्व करो एक्स वाई जेड में। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि नेट फोर्स, इसको मैं अगर मैं बोलना चाहूं तो इसको आसान भाषा में मैं ये बोल सकता हूं, इट इंप्लाइज दैट नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो है। मतलब कि ये पार्टिकल के ऊपर एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सबका रिजल्टेंट जीरो होगा। सिमिलरली इसको मैं अगर बोलूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि भाई नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो होगा। मतलब कि ये पार्टिकल के ऊपर जितने वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे वो सारे जीरो होंगे। और इसको मैं लिख पाऊंगा कि भाई नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, वो भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, मतलब कि ये पार्टिकल के ऊपर जितने भी जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे तो ऐसे केस में उन सबका एडिशन भी क्या होगा? जीरो होगा। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कौन लग रहा है? तो भाई वाई डायरेक्शन में वैसे तो लग नहीं रहे, लेकिन क्या आप इसको रिजोल्व करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है जिस डायरेक्शन में हमें दी गई है ना, तो ये एक्स डैश होगी। और मान लो कि हमने ये पार्टिकल को ओरिजिन पे मान लिया है, तो ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो ऐसे केस में आप जैसे ही देखो F3 तो खुद एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वो तो रिजोल्व नहीं होगा, लेकिन F1 एंगल पे है तो वो तो रिजोल्व हो सकता है। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा F1 cos अल्फा और दूसरा कंपोनेंट क्या मिलेगा? ये डायरेक्शन में मिलेगा जो होगा F1 sin अल्फा। तो ये तो रिजोल्व हो सकता है ना। तो अब आए एक्स डायरेक्शन के एंड वाई डायरेक्शन में भी फोर्स। उसी तरीके से F2 के भी दो कंपोनेंट, मान लो कि ये बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा F2 cos बीटा एंड एक आएगा ये नीचे वाली डायरेक्शन में F2 sin बीटा, है ना। तो अब आए एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, यहां पे जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, तो वो तो अपने आप जीरो हो गया। लेकिन यहां पे देखो एक्स डायरेक्शन में F3 ये डायरेक्शन में है, तो उसके सामने F1 cos अल्फा एंड F2 cos बीटा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो भाई यहां पे क्या होगा कि जैसे मैं F3 F1 cos अल्फा एंड F2 cos बीटा को ऐड करूंगा तो वो तीनों का रिजल्टेंट एडिशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे y डायरेक्शन में देखोगे तो F1 sin अल्फा एंड F2 sin बीटा इन दोनों को ऐड करूंगा तो उन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या निकलना चाहिए? जीरो निकलना चाहिए। और z डायरेक्शन में तो कोई है ही नहीं, तो ऐसे केस में z डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो ही है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जितने भी x डायरेक्शन के फोर्स है, y डायरेक्शन के फोर्स है या फिर z डायरेक्शन के फोर्स है, उन सबका नेट रिजल्टेंट जीरो होगा, है ना। आप चाहे ये इनको कंपोनेंट से, मतलब कि ऐसे कंपोनेंट निकाल के इसको रिजोल्व करके आप ये कंडीशन लगाओ, या फिर आप चाहो तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये कंपोनेंट में रिजोल्व नहीं करना है, तो ऐसे केस में आप क्या करो? ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हो, यहां पे आप ना इन दोनों का एडिशन F1 एंड F2 का एडिशन निकालो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पैरेललोग्राम मेथड यूज करूंगा तो ये F1 एंड F2 का रिजल्टेंट कहां जाएगा? बीच में जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, है ना। तो मैं रिजल्टेंट को यहां पे कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, है ना। तो ये इन दोनों का एडिशन वेक्टर होगा F1 एंड F2 का। तो आप ये निकाल लो, आप ये निकाल लो, ठीक है। आप F1 एंड F2 का रिजल्टेंट निकाल लो, जिसको मैं बोलूंगा लेट्स से F12 वेक्टर, है ना। तो आप अभी देख सकते हो कि हमने क्या किया? F1 एंड F2 का रिजल्टेंट निकाला। आपको अगर रिजोल्व नहीं करना है, ठीक है, कंपोनेंट में रिजोल्व नहीं करना, तो एक तरीका ये भी निकल के आता है कि आप F1 एंड F2 का एडिशन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो, जैसे कि यहां पे निकाला है, ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड का यूज करके, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको यहां पे ट्रायंगुलर मेथड भी यूज कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो, कुछ भी करो, आप उसका रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है। तो जैसे आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो भाई फिर क्या करना है? ये F12 एंड F3 को ऐड करना है, और जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या निकलेगा? इन दोनों का एडिशन भी जीरो मिलेगा, क्योंकि ये पार्टिकल जो यहां पे है वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोला गया है ना। क्लियर हुआ? तो यही होता है बच्चों इक्विलिब्रियम। तो इन अदर वर्ड्स हम बोलना चाहे तो रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस से F1 एंड F2 ऑब्टेन बाय द पैरेललोग्राम लॉ और एनी मेथड
ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू दी थर्ड फोर्स, तभी तो वो दोनों कैंसिल होंगे ना। मतलब कि जितना F3 का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही F12 का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। मतलब कि F1 एंड F2 का जो भी एडिशन वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड भी F3 के बराबर होना चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए, तभी उन दोनों को ऐड करने से यहां पे हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स 0 मिलेगा, है ना। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये इक्विलिब्रियम वाला जो स्टेज है इसको समझने के लिए बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बस जो पॉइंट मैं आपको बोलता हूं बस वही पॉइंट को ध्यान में रखो। देखो जितने फोर्स दिए जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन को जैसे जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे थ्योरी के तौर पे देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कैसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आसान भाषा में बोलो तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में अगर ये पूरे पॉइंट को अगर मैं सम अप करूं तो आसान भाषा में इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अभी वो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 हो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन, तीनों 0 होने चाहिए। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट है, इतना ही इसका मतलब निकलता है ना। अगर मैं यहां पे जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिया है कि एक टेबल है जिसके ऊपर मैंने एक मास m रखा है, तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये वाले केस में ये मास m इक्विलिब्रियम में है ना, ये मास m, लेट दिस मास m इज इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी 0 होगा, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी 0 होगा एंड नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी 0 होगा, है ना। क्लियर है। देखो यहां से दिख तो रहा है हमें कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में प्रैक्टिकली देखें तो कोई फोर्स है ही नहीं, न तो ये डायरेक्शन में कोई फोर्स है, न तो ये डायरेक्शन में कोई फोर्स है ना। तो यहां पे लिखेंगे इसको नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 है, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। उसी तरीके से ये स्क्रीन के बाहर वाली डायरेक्शन है, स्क्रीन के अंदर वाली डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, इसमें भी कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, तो नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी यहां पे 0 ही है, बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये तो 0 है। लेकिन जरा देखो क्या वाई डायरेक्शन में ऐसा है, देखो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो लगेंगे, आपको नजर आएगा। वाई डायरेक्शन में देखोगे तो एक तो लगेगा mg खुद के मास की वजह से, और क्योंकि ये मास m ने टेबल के ऊपर लगा दिया होगा mg, इसकी वजह से टेबल ने उसको क्या किया होगा, रिएक्शन दिया होगा नॉर्मल डायरेक्शन में अपोजिट टू दी mg, मतलब कि एक नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, है ना। तो यहां पे y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऐसा नहीं बोल सकता। यहां पे y डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे। अगर मैं मास m को अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि ऐसा डायग्राम जिसके ऊपर सिर्फ वही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स शो कर पाए, उसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप देखोगे कि ये मास m जो भी है ना, इसके ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में mg लग रहा है एंड ऊपर वाली डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि स्टेडी है, रेस्ट कंडीशन में है। तो ऐसे केस में इसका मतलब ये होता है कि भाई ये n एंड mg दोनों सेम होने चाहिए और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। दिखने से तो समझ में आ रहा है कि हाँ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि जो mg ये ब्लॉक के ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ लगा रही है उसके ऊपर, वही mg वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, टेबल के ऊपर, है ना। टेबल के ऊपर वो अपना फोर्स ट्रांसफर करेगा, और क्योंकि एक्शन रिएक्शन पैर में ही ये फोर्स हमेशा आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मास m ने टेबल के ऊपर mg लगा दिया तो टेबल क्या करेगा, उसको रिएक्शन के तौर पे उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो कहीं ना कहीं n किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहां पे कंडीशन नंबर 3 वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में भी बच्चों मुझे दिखेगा n इज इक्वल्स टू mg, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के। इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी 0 है। तो दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैंने माना कि ये m मास इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने देखा और ये पाया कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन भी 0 है, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन भी 0 है एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी 0 है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेट y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहे, नहीं, y डायरेक्शन में फोर्स तो लगे हैं, दो फोर्स लग रहे। अगर देखोगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, मास m का सिर्फ
यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी उसको mg लगा रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में, और एक टेबल उसके ऊपर लगा रहा है नॉर्मल फोर्स। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भाई ये नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है, इसीलिए नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी क्या है, 0 है, क्योंकि जितना n है उतना mg है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, मतलब कि नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी 0 है। तो आसान भाषा में इक्विलिब्रियम का मतलब यही निकलता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो सिंपल है पॉइंट। जब भी आपको बोला जाए कि भाई ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स 0 है, मतलब कि x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0, y डायरेक्शन का नेट फोर्स 0, एज वेल एज z डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो मैं इतना समझ सकता हूं कि अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ NLM 1 लगा दो, उतना भी काफी रहेगा। ठीक है, NLM 1 लगा दो, आसान भाषा में बोलो तो NLM 1 लगा दो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ही सॉल्व एग्जांपल 5.6। देखो बच्चों क्या बोला है, सी फिगर 5.8, मतलब कि ये जो फिगर है ना, ये 5.8 फिगर है, पूरी फिगर 5.8 है। ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ ए लेंथ 2 मीटर, मतलब कि एक मास को पहले इस तरीके से 2 मीटर की लेंथ वाले रोप के साथ लटका दिया गया है ना। इनिशियली उसको 2 मीटर वाली लेंथ की वाली रोप के साथ लटका दिया गया था ऐसे। ठीक है, कितने केजी का, 6 केजी के। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। फिर क्या बोला, फिर बोला कि भाई फ्रॉम द सीलिंग ए फोर्स ऑफ ए 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट P ऑफ द रोप, मतलब कि क्या किया गया, ऐसे लटकाने के बाद इसके मिड पॉइंट पे 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया। तो आप समझ सकते हो कि अब थ्रेड कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। आप समझ सकते हो कि अगर मैं यहां से थ्रेड के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स ये x डायरेक्शन में लगा दूं, तो अब कहानी कुछ ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी, जो हमें यहां पे फिगर में दी गई है वो कहानी अभी हमें दिखेगी, ये वाली कंडीशन दिखेगी, है ना। ये मिड पॉइंट है जहां पे इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स x डायरेक्शन में लगा दिया गया। तो पहले जो थ्रेड सीधी थी, अभी वो कुछ ऐसे एंगल पे आ जाएगी, है ना। ये यहां का ये जो हिस्सा है वो उसका वर्टिकल रहेगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा ना, वो कुछ एंगल बनाएगा वर्टिकल से, है ना। ये आप समझ सकते हो, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। या आप इमेजिन करो तो आपको समझ में आएगा, हाँ ऐसा ही कुछ घटना होगी कि ये वाला जो हिस्सा होगा, इसका आधा हिस्सा वो कुछ एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा ना, जहां पे मास लटका है, वो ऐसा वर्टिकल ही रहेगा, है ना, वो ऐसा वर्टिकल ही रहेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, हाँ, तो हमें क्या बोला है, What is the angle the rope makes with a vertical in equilibrium? देखो क्या बोला है यहां पे, What is the angle that rope will make with the vertical in the equilibrium? Equilibrium का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब अभी क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0, चाहे वो x डायरेक्शन का हो, y डायरेक्शन का हो या z डायरेक्शन का हो, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम कहां पे इक्विलिब्रियम देखेंगे, हम पॉइंट P के ऊपर इक्विलिब्रियम देखेंगे, है ना, हम पॉइंट P के ऊपर इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो पॉइंट P के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, चाहे वो x डायरेक्शन का हो, y डायरेक्शन का हो, z डायरेक्शन का हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोला है इसलिए हम ये पॉइंट को पकड़ेंगे, है ना। और उसमें एक चीज और भी बोली है कि भाई नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रोप, आपको रोप का मास यहां पे नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, ये भी बोला है उन्होंने। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ना हम यहां पे एक काम पहले ये कर लेते हैं कि भाई ये जो टेंशन दिया गया ना, टेंशन T1, देखो अभी टेंशन के लिए हमेशा ये चीज नोटिस करना कि टेंशन हमेशा अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट लगता है। क्या बोला मैं, रिपीट करो जल्दी से, टेंशन हमेशा अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट लगता है। बच्चों इसका मतलब यह होता है कि मान लो कि दो ब्लॉक ऐसे एक दूसरे के साथ थ्रेड के साथ कनेक्टेड है, और ऐसे केस में ये मान लो कि मास m1 है और ये मास m2 है, और ये फोर्स में लगा रहा हूं ये m2 के ऊपर, और इसकी वजह से पूरी सिस्टम, ये दोनों ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ये वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीच वाली जो थ्रेड है ना, इसके अंदर टेंशन आया होगा। लेकिन वो टेंशन अगर मैं m1 ब्लॉक से देखूंगा ना, तो वो कहां नजर आएगा पता है, m1 ब्लॉक से अगर मैं देखूंगा तो टेंशन हमेशा अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट लगता है। तो मास m1 के साथ जहां पे
थ्रेड का कांटेक्ट है उससे अवे वाली डायरेक्शन में, मतलब कि ये डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो जब मैं M1 से देखूंगा तो M1 को टेंशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में लगेगा। और उसी तरीके से अगर मैं M2 से देखूंगा टेंशन को, तो ऐसे केस में टेंशन हमेशा अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट लगता है। मतलब कि थ्रेड का M2 के साथ ये रहा कांटेक्ट, तो अवे टू दी कांटेक्ट का मतलब ये डायरेक्शन। तो जब मैं M2 से देखूंगा तो ऐसे केस में मुझे टेंशन अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में नजर आएगा। जी हां बच्चों, ये हमेशा याद रखना। एक थ्रेड के अंदर आप अगर अलग अलग जगह से देखोगे तो आपको दोनों टेंशन, वैसे वो एक ही फोर्स है, टेंशन एक ही फोर्स है, लेकिन आपको अलग अलग डायरेक्शन में दिखेगा। एक थ्रेड के अंदर एक ही टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है, दो अलग अलग टेंशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एक ही टेंशन होगा। अगर मैंने बोला कि 10 न्यूटन है, तो यहां से M1 से देखोगे तो उसके ऊपर भी 10 न्यूटन का टेंशन ही दिखेगा, और M2 से देखोगे तो भी 10 न्यूटन का टेंशन दिखेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। अगर मैं M1 से देखूंगा तो मुझे वो टेंशन वाला फोर्स राइट हैंड साइड में दिखेगा, एंड अगर M2 से देखूंगा तो मुझे वो वाला फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखो, एक थ्रेड के अंदर एक ही टेंशन लग सकता है। दूसरी चीज, टेंशन हमेशा अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट लगता है। ये हमेशा दिमाग में फिट कर दो, टेंशन हमेशा अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट लगता है ना? क्लियर हुआ ये पॉइंट? फिट हो गया दिमाग में, अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट लगता है। बार बार यही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट लगता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़े क्या इसको, ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाए सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या किया, देखो बच्चों एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे आपको दो टेंशन दिख रहे हैं, है ना? यहाँ पे आपको दो, इतनी थ्रेड के अंदर आपको T1 दिया गया है, एंड नीचे वाली थ्रेड के अंदर आपको T2 दिया गया है। आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि भाई एक थ्रेड के अंदर तो सिर्फ सर एक ही टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है, और यहाँ पे तो दो दो दिखाए गए। बच्चों अभी ये दो थ्रेड हो गई ना, जरा देखो ना, हमने क्या किया, बीच में से हमने इसको पकड़ के, कैसे आप इसको खींचोगे, मतलब ये 15 न्यूटन का फोर्स लगा, कहीं ना कहीं मैंने इसको पकड़ के ही खींचा होगा ना। मैंने क्या किया होगा, ये रस्सी थी तो मैंने मेरी उंगली से इसको पकड़ा होगा, और फिर मैंने ये डायरेक्शन में खींचा होगा, है ना? मैंने ये डायरेक्शन में खींचा होगा, सीधी सी बात है। तो अब क्या होगा, ये उंगली से मैंने इस थ्रेड के दो पोर्शन बना दिए ना, ये थ्रेड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अभी मेरी उंगली के साथ ये कनेक्टेड है। तो यहां से ये रस्सी अलग हो गई, ये रस्सी अलग हो गई, है ना? तो यहां पे ये समझने वाली बात है कि जैसे ही हमने यहां से मिड पॉइंट से इसको खींचा है, तो यहां से अभी वही थ्रेड दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। यहां पे बोला गया दो इक्वल पार्ट में है, दो इक्वल पार्ट, मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जितना ये पोर्शन होगा उतना ये पोर्शन, और आपको वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इतनी थ्रेड जो भी है वो एंगल पे है, और इतना हिस्सा जो भी है वो स्ट्रेट है, वर्टिकल डायरेक्शन में है ना? तो आप समझ सकते हो कि वो थ्रेड अभी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो अभी दो अलग अलग पार्ट है, तो वो दो केस में दो अलग अलग पार्ट के अंदर तो दो टेंशन अलग हो सकते हैं ना, ये तो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो, है ना? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए यहां पे इतने पोर्शन के अंदर T2 टेंशन वाला फोर्स दिखाया गया है, और इतने पोर्शन के अंदर T1 टेंशन वाला फोर्स दिखाया गया है ना? तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले यहां से करेंगे। ये 60 न्यूटन वाले जो ऑब्जेक्ट है ना, पहले उसको इक्विलिब्रियम में मान के पहले उसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे उसकी फिगर तो दी गई है, लेकिन फिर भी हम यहां से इसको अलग से सॉल्व करने के लिए मैं यहां से ही इसको कट करता हूं। ठीक है, और मैं यहां पे इसको उठाता हूं। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे कि भाई मान लो कि यहां पे पहले हम ये जो ये जो मास लटका हुआ है, जो 6 केजी वाला मास है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम यहां पे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा मास जो यहां पे लटका हुआ है। एक काम करता हूं, मैं ये फिगर को नहीं देखता हूं, मैं उसको अलग से ही ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा तब। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम ये मास की बात करते हैं, फिर हम ये एंगल निकालेंगे, क्योंकि एंगल निकालने के लिए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि हमने देखा कि ये वाली थ्रेड के अंदर T1 टेंशन वाला फोर्स है, और ये थ्रेड के अंदर T2 टेंशन वाला फोर्स है। अगर मैं ये पॉइंट से देखूंगा तो ये पॉइंट से अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट T2 ये डायरेक्शन में लगेगा, जो डायरेक्शन यहां पे दिखाई है ना? और अगर मैं मास की ओर से देखूंगा तो मास के साथ
थ्रेड का कांटेक्ट यहां पे बनेगा तो उससे अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट, मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में T2 लगेगा। तो अगर मैं ये मास जो लटका हुआ है उससे देखता हूं तो टेंशन T2 ऊपर लगेगा, और अगर मैं ऊपर वाला जो कांटेक्ट पॉइंट पॉइंट P है, मिड पॉइंट, वहां से देखूंगा तो टेंशन T2 नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ पहले। अभी क्यों हमें ये इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जैसे ही मैं T1 के यहां पे, क्योंकि T1 को अगर मैं यहां पे रिजोल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे T1 को रिजोल्व करता हूं क्योंकि T1 एंगल पे है, T1 एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट यहां पे निकल सकते हैं। और यही करना होता है बच्चों, जब भी आपको ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगानी होती है तो वैसे हमेशा क्या करो, इसको रिजोल्व पहले करो। ठीक है, तो मैं जैसे इसको रिजोल्व करूंगा तो T1 का एक कंपोनेंट आएगा ये डायरेक्शन में, सो दिस इज दी वन कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट आएगा ये डायरेक्शन में, सो दिस इज दी सेकंड कंपोनेंट, है ना। एक कंपोनेंट आएगा ये डायरेक्शन में, आप समझ सकते हो, टेल टू हेड मैंने बोला था, टेल से लेके हेड ऐसे रिजोल्व होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि T1 का एक कंपोनेंट ये आएगा। अब ये कॉस होगा कि साइन होगा, तो उसके लिए एंगल से देखो, एंगल के लिए ये वाली जो साइड होगी वो पास वाली साइड होगी, पास वाली, तो इसको हम T1 cos थीटा बोलेंगे, है ना। और एक कंपोनेंट जो भी आएगा वो ये आएगा, जिसको हम बोलेंगे T1 sin थीटा, है कि नहीं। तो अगर हम ये T1 को अभी रिजोल्व कर दे तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक y डायरेक्शन का, एक x डायरेक्शन का। तो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट P इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे केस में नेट फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो होना चाहिए एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो समझ सकते हैं कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो होगा, तो ऐसे केस में हम ये T sin थीटा, T1 sin थीटा को 50 के साथ सीधा इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर नेट फोर्स इन x डायरेक्शन पॉइंट P इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन अगर जीरो है तो इसका मतलब यह कि जितना वैल्यू T1 sin थीटा का है उतना 50 न्यूटन है ना। मतलब 50 न्यूटन के बराबर होगा T1 sin थीटा, तो ये तो समझ सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, T1 cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, T2 के बराबर होना चाहिए ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, क्या T2 आपको पता है, नहीं पता है, इसीलिए हमें T2 पहले निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, T2 पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये मास M को यहां पे देखेंगे, उसको यहां पे पिक्चर में लाएंगे, उसके बाद हम T2 निकालेंगे, है ना। उसके बाद हम ये पॉइंट P के पास जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम ये वेट जो हमें दिया गया, मास जो दिया गया है, लेट्स से कि ये 6 kg वाला मास है। ठीक है, तो हमें पता है कि उसको mg कहां लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। और हमने अभी ही देखा कि भाई ये जो T2 जो भी है, टेंशन T2 जो भी है, अरे रे इसको मिटाना पड़ेगा ना, हाँ। तो यहां पे जो टेंशन T2 जो भी है वो कौन सी डायरेक्शन में, मास से देखोगे तो रस्सी का कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट से अवे टू दी कांटेक्ट T2 होता है, तो इसको T2 जो भी लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसको जो mg लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। और इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या इसके ऊपर, कोई भी नहीं है। तो भाई ये भी तो इक्विलिब्रियम में है ना, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है। सो एज 6 kg इज इन इक्विलिब्रियम, हम ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो होगा। हालांकि यहां पे कोई x डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। ठीक है, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन भी जीरो होगा। हालांकि यहां पे स्क्रीन के बाहर और स्क्रीन के अंदर कोई फोर्स है ही नहीं, 6 kg के ऊपर z डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, लेकिन y डायरेक्शन में तो है। लेकिन इक्विलिब्रियम ये बोलती है कि भाई नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी जीरो होगा, इसका मतलब ये होता है कि T2 किसको संभाले रखेगा, mg को, मतलब कि T2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, mg के बराबर। सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स इन y डायरेक्शन जीरो होगा तो इसका मतलब ये होता है कि T2 का वैल्यू mg के बराबर होना चाहिए, तो ही तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन जीरो होगा, है ना। तो T2 इज इक्वल टू mg होगा। m की वैल्यू कितनी है, 6 kg। g कितना लेने को बोला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो बच्चों यहां पे हमें अब T2 की वैल्यू कितनी मिली, 10 6 60 न्यूटन। तो यहां से हमें T2 की वैल्यू मिल चुकी है। T2 की वैल्यू कितनी आई, 16 न्यूटन आई। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अभी आते हैं इसके ऊपर। तो भाई ये काम खत्म हो गया, T2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब देखो पॉइंट P को, क्या यहां पे पॉइंट P भी इक्विलिब्रियम में, जी हां, एज पॉइंट P is in equilibrium, तो इसका मतलब यह होता है कि इसके ऊपर भी लगने वाले
सारे फोर्स क्या होंगे, नेट फोर्स जीरो होंगे, है ना। तो इसको कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले इसको मार्क कर ले हम, कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो पॉइंट पी के ऊपर देखोगे तो नीचे की डायरेक्शन में T2 अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट T2 लगता है। भाई ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अभी आप समझ चुके हो, अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट हमेशा टेंशन फोर्स अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट लगता है ना। तो ये होगा T2। अरे रे थोड़ा क्रॉस हो जाता है भाई, ठीक है सर चलो। और ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो भाई T1 cos थीटा है कि नहीं, है ना। उसी तरीके से ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो भाई 50 न्यूटन है। और ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो भाई T1 sin थीटा है ना। तो सारी चीजें हमने मार्क कर दी जी, बहुत ही बढ़िया। चलो पहले लिख देते हैं, ये लग रहा है T1 sin थीटा और ये है 50 न्यूटन। उसी तरीके से नीचे की डायरेक्शन में T2 है, जो कितना है हमने निकाल लिया है 60 न्यूटन। और उसी तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, तो भाई T1 cos थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट पी की कहानी। क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन, हालांकि यहां पे उसके ऊपर नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसको सीधा लिख दे कि नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन जीरो होगा, ठीक है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स इन सारी डायरेक्शन जीरो होगी, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा। अभी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई T1 sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 15 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मैं यहां से ये पॉइंट लिख सकता हूं, इसका मतलब ये होता है कि T1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 50। क्लियर है। उसी तरीके से इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। चलो क्योंकि वो काम आने वाला है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। फिर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये होता है कि भाई T1 cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, T2 के बराबर। और वो T2 कितना है, 60 न्यूटन। तो मैं यहां पे ये बोलूंगा कि भाई T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 60, है ना। T2 के बराबर है, लेकिन वो T2 की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 60 न्यूटन। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर है, आसान है ना यहां तक। अच्छा हमें क्या निकालना है, थीटा, हमें निकालना है थीटा। तो थीटा के लिए मैं क्या करता हूं, देखो बच्चों, यहां से मैं थीटा निकालने के लिए मैं रिजल्ट नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लेता हूं। तो 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा T1 sin थीटा डिवाइड बाई T1 cos थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 50 बाई 60। जीरो ने जीरो को मार दिया, T1 ने T1 को मार दिया। साइन अपॉन कॉस बच्चों क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, है ना। साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है, दैट इज इक्वल्स टू 5 बाई 6। मतलब कि ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा tan इनवर्स 5 बाई 6 के बराबर, है ना। tan इनवर्स 5 बाई 6 के बराबर होगा। आप यहां से चाहो तो आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि 5 बाई 6 का एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतना आंसर भी दे सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में वो एंगल दिया गया है, निकाल के आंसर निकाल के दिया गया है, तो आप चाहो तो इसको आप लिख भी सकते हो। क्योंकि ये देखो 6 बाई 6 होता तो 1 होता, और tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, तो कहीं ना कहीं 5 बाई 6 की वैल्यू 1 से कम है, तो इसका एंगल भी 45 से कम होना चाहिए। एनसीईआरटी में ये एंगल आपको दिया गया है, दैट इज द 40 डिग्री। आप चाहो तो यहां से छोड़ सकते हो, ये आंसर भी वैलिड गिनाएगा, क्योंकि आप 5 बाई 6, क्योंकि यहां पे अगर एंगल निकालना है तो उसके लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, है ना। या फिर आपके पास कैलकुलेटर की, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, तो उसकी जरूरत नहीं है, आप यहां से आंसर को छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर देना है एंगल के फॉर्म में, तो ये आंसर निकल के आएगा आपके पास 40 डिग्री, ठीक है। तो इतना एंगल बनाया होगा। तो देखो कितना आसान है। अभी आपको समझ में आया ये एग्जांपल से कि भाई कैसे ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगाते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे हमने पूछा है कि भाई एक थ्रेड को एक कंडीशन दी गई कि पहले ऐसे लटक रही थी, ऑब्जेक्ट नीचे लटक रहा था, हमने क्या किया, सेंटर से उसको 50 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींच लिया, है ना। खींचा तो अभी सिचुएशन ये बन गई, ऐसी सिचुएशन बन गई। तो ऐसे केस में आपको पूछा कि भाई ये जो ऊपर वाला हिस्सा है थ्रेड का, वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा आपको निकालने को बोला गया है। और आपको एक चीज ये भी बोली गई कि भाई वो इक्विलिब्रियम में, मतलब कि पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम, जो मास लटका है वो भी इक्विलिब्रियम है, और ये जो पॉइंट पी जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी इक्विलिब्रियम में है ना। तो हमने क्या किया, हमने आसान तरीके में, अगर इसको सॉल्व करना है आसान तरीके से, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो पॉइंट पी था उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के लिए हमने देखा, तो ये पाया कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होता है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी जीरो होता है, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी जीरो होता है। लेकिन देखा तो ये पाया कि भाई पहले ये T1 जो भी टेंशन वाला फोर्स था वो एंगल पे लग रहा था,
तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में जो अगर कंपोनेंट निकाल सके तो उसके लिए हमने क्या किया, आसान तरीके से हम ये दोनों कंडीशन लगा सके, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, क्योंकि जेड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो एक्स एंड वाई में हम कंडीशन लगा सके, उसके लिए हमने क्या किया, T1 को रिजोल्व कर दिया ताकि उसका एक कंपोनेंट आ जाए वाई डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आ जाए एक्स डायरेक्शन में। तो अब हम ये नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, ये हम कंडीशन लगा सके पॉइंट पी के ऊपर, है ना। तो इसीलिए हमने जो फोर्स एंगल पे, आसान भाषा में बोलो तो जब भी आपको रिजोल्व करने की बात आती है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ऐसे केस में जो भी एंगल पे फोर्स होता है ना बच्चों, उसको रिजोल्व कर दो, उसका वाई कंपोनेंट निकालो, उसका एक्स कंपोनेंट निकाल दो, तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, है ना। तो हमने यही किया, T1 के हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट निकाले, एक वाई एक कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट आया T1 cos थीटा, पास वाली बाजू थी, एंड एक्स कंपोनेंट आया T1 sin थीटा, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो लेता हूं तो ऐसे केस में T1 sin थीटा की वैल्यू 50 के बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। और उसी तरीके से अगर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में जीरो लेता हूं तो ऐसे केस में T1 cos थीटा की वैल्यू T2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखा तो ये पाएगी भाई T2 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि T1 cos थीटा की वैल्यू T2 के बराबर होगी, लेकिन T2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये केजी वाला जो ब्लॉक जो लटका हुआ है उसकी इक्विलिब्रियम देखी, तो उसको हमने इक्विलिब्रियम में देखा तो हमने ये पाया कि भाई उसके ऊपर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वो जीरो है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, क्योंकि ये 6 kg भी इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे केस में हमने देखा तो ये पाया कि भाई T2 किसके बराबर हुआ, mg के बराबर हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये कि T2 की वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है। फिर हमने यहां पे इसको प्लेस कर दिया, है ना। तो जैसे ही प्लेस किया तो हमें दो इक्वेशन मिले, हमें एंगल निकालना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहां पे दोनों का रेशियो निकाल दिया। रेशियो निकाला तो मुझे tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 5/6, जो किसके बराबर होता है, 40 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहां से हमें पता चला कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे लगाते हैं। आई होप सो कि अभी पॉइंट ये बच्चों आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है ना। तो बच्चों हमेशा याद रखो, दो चीजें याद रखने, इक्विलिब्रियम में हो तो इसका मतलब होता है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन जीरो, मतलब कि NLM 1। और दूसरी चीज, जब भी टेंशन की बारी आती है तो भाई एक थ्रेड के अंदर एक ही टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है, और वो टेंशन हमेशा अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। बस ये दो पॉइंट याद रखो, है ना। यहां पे दो टेंशन इसलिए क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली हमने जैसे ही यहां पे ये वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया, वैसे ये थ्रेड के दो हिस्से हो गए, है ना। इसीलिए दो थ्रेड अलग हो चुके हैं, मतलब अभी ये एक हिस्सा अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये हिस्सा भी अलग तरीके से बिहेव करेगा, दिख भी रहा है, ये हिस्सा एंगल पे आ चुका है, ये अभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसे केस में हम यहां पे ये थ्रेड के अंदर T1 टेंशन दिखा सकते हैं, और ये थ्रेड के अंदर उससे अलग T2 टेंशन दिखा सकते हैं। बाकी अगर एक ही थ्रेड होती तो ऐसे केस में वहां पे टेंशन एक ही एग्जिस्ट करता है ना। और वो हमेशा क्या होता है, अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां पे खड़े हो वहां से देखो, जहां पे कॉन्टेक्ट हुआ वहां से अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंशन दिखाओ। अगर आप यहां पे खड़े हो तो यहां से अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंशन दिखाओ, है ना। ये हमेशा याद रखो। तो बच्चों बस इतना ही आज के लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।